How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic related to jurisprudence. In the last previous class of jurisprudence, I have already discussed about law and morality. लॉ एंड मॉरलिटी के रिगार्डिंग हम लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन कर चुके थे, मॉरलिटी के जो लीगल फिलोसफी उसको समझ चुके थे और मैंने आपको तकरीबन 10 ऐसे जूरिस्ट थे जो लीगल लॉ और मॉरलिटी के रिलेशन को समझते हैं उनके बारे में बताया था, जिनमें से हमने ह्यूगो ग्रोटियस और इमैनुअल कांट का डिस्कशन अच्छा डिटेल में कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने वो वीडियो देखा भी होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर अपना वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन है वो लॉ एंड मॉरलिटी के पार्ट 2 पर है। हम लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हम लॉ एंड मॉरलिटी का इंट्रो जो है डिस्कस कर चुके थे। फिर भी मुझे ये लगा कि क्यों ना एक बार थोड़ा सा मैं लास्ट जो टॉपिक है उसको रिवाइज़ करवा दूँ, उसके बाद ही हम फर्दर नेक्स्ट अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा लॉ और मॉरलिटी पर बेस्ड था। उसमें कुछ एक ऐसे ज्यूरिस्ट थे जिनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, बाकी डिस्कशन आज हम करेंगे। लॉ और मॉरलिटी के रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या लॉ जो बनता है वो मॉरलिटी के बेस पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अलग अलग ज्यूरिस्ट के अलग अलग ओपिनियन है जो हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। लॉ शब्द जो है वो लैग शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है डेफिनेट यानी कि फिक्स। जो भी लॉ बनता है वो किसी रूल पर, ह्यूमन बीइंग के कंडक्ट पर अप्लीकेबल होता है और धीरे धीरे ही उसको एक वाइड लेवल पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार जो रूल होता है वो ज़्यादातर एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जो सोसाइटी किस प्रकार से बिहेव कर रही है उसी के बेस पर लॉ को बनाया जाता है। अगर हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में समझें तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर में पार्लियामेंट। तो इस प्रकार से लॉ जो है जो भी सॉवरन होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी वही लॉ को डिसाइड करेगी और लॉ भी इस बेस पर होना चाहिए कि समाज में किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, समाज में क्या बदलाव होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग लॉ को तैयार किया जाता है। और जैसे मैंने आपको निर्भया केस की बात कही थी, इसी तरह से धीरे धीरे जो भी चेंजेस हुए जुवेनाइल के रिगार्डिंग वो सारे क्या है, समाज की नीड थी, उसी नीड के अकॉर्डिंग ही लॉ में भी बदलाव किया जाता है। और ये बदलाव एकदम से नहीं हो सकता, कोई भी बदलाव है वो आप ये कह दो कि एकदम से बदलाव कर दोगे तो आप कोई भी बदलाव एकदम से नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी टाइम के संघर्ष के बाद ही किसी प्रकार का बदलाव होना सुनिश्चित हो सकता है। उसके बाद कि प्राचीन काल में लॉ और मॉरलिटी के बीच में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं था। प्राचीन काल में क्या था, जो लॉ था वो लॉ इस बेस पर लागू किया जाता था कि जो क्या पाप है क्या पुण्य है उसी के हिसाब से लॉ की डेफिनेशन डिसाइड की जाती थी। लेकिन मौजूदा टाइम में लॉ एंड मॉरलिटी को अलग अलग रिस्पेक्ट में देखा जाता है, अलग अलग एस्पेक्ट में देखा जाता है। सॉरी, इस प्रकार से आप कह सकते हो कि लॉ जो है वो एक तरीके से नेचुरल राइट पर बेस्ड था। पुराने टाइम में जो हमारे प्रकृति के द्वारा जो हमें अधिकार दिए जाते थे उन्हीं अधिकारों के बेस पर लॉ को डिसाइड किया जाता था। और पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे, कोई लिखित दस्तावेज नहीं होते थे, तो इस प्रकार राजा महाराजा पाप और पुण्य के आधार पर लॉ का डिसीजन ले पाते थे। जैसे 17th सेंचुरी में रेचल लॉ को निकल के आया, इसी प्रकार के ऑस्टिन ने भी कुछ थ्योरी डेवलप की, उसमें भी कुछ ये बात उन्होंने कही कि मॉरल का कोई रोल नहीं होता जब भी कोई लॉ बनता है। इसी तरह 20th सेंचुरी में केल्सन आए। अलग अलग जो ज्यूरिस्ट है जो बार बार लॉ के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस देते रहे हैं। इंडिया में क्या पोजीशन है, वही बात है। पुराने टाइम में जो मीमांसा ग्रंथ था और फैक्टम वैलिड के प्रिंसिपल पर अप्लाई होता था कि जैसे फैक्ट्स हैं उसी के हिसाब से लॉ की एप्लीकेशन होती थी। और मॉरल लीगल फिलोसफी में हमने क्या डिस्कस किया था कि लॉ ऐसा होना चाहिए ought to be, कि ये होना चाहिए, कंपल्सन होनी चाहिए लॉ की। जब तक आप लॉ को कंपल्सरी कहीं भी अप्लाई नहीं करोगे, लॉ को जो आप ढंग से लागू नहीं करवा सकते। और समाज में लॉ को ढंग से लागू करवाने के लिए एक कंपल्सन बहुत रिक्वायरमेंट होता है। जब तक आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हेलमेट पहन लो और उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है, तब तक कोई हेलमेट नहीं पहनना चाहता। इसी तरीके से लॉ के लिए अगर कुछ पनिशमेंट होगा, कोई कंपल्सन होगा, तभी लॉ को लागू करवाया जा सकता है। फिर बात आएगी एक्सपोनेंट्स कितने हैं। ह्यूगो ग्रोटिस है, इमैनुअल कांट, फीचे, लीगल, सैबलिन, कॉलर, स्टैमलर, डेल्वेशियो, गेस्ट और लॉनन फुलर। ये अलग अलग टाइम के ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाया है। ह्यूगो ग्रोटिस जो थे वो डच रिपब्लिक थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जैसे आइडिया होता है सिंपल वॉर का, उसी तरीके से होता है कि लॉ को जो है वॉर के हिसाब से देखा जा सकता है कि अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। इसी तरीके से कांट ने कहा था, कांट का एक वर्क है, उनका काम किया हुआ है, बुक है उनकी क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन। उसमें उन्होंने लॉ के जो डिफरेंसेस हैं उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। उन्होंने बताया है
कि जिस टाइम में महाभारत काल में युधिष्ठिर का एग्जाम्पल लिया कि युधिष्ठिर ने कैसे द्रोणाचार्य को अपनी बात से संतुष्ट कर दिया था और वो मोरलिटी के अगेंस्ट था। तो इस प्रकार से लॉ भी जो है मोरलिटी के उस पर निर्धारित होना चाहिए, मोरलिटी के पूरे एस्पेक्ट पे निर्धारित होना चाहिए। बिना मोरलिटी के लॉ की कोई भी सीमा नहीं रह सकती। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी लास्ट ही कंटिन्यू है, इसमें भी वही एप्रियोरी का रूल है कि जो पहले लॉ जो था, मोरलिटी जो होती थी उसी के हिसाब से लॉ का निर्माण होता था, और ओट जो है वो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। फिर आज का हमारा डिस्कशन है फीचे। फीचे क्या है? लीगल थ्योरी को उन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सोच से क्या समझता है, जनरल प्रूडेंस मैन क्या माइंड में लगता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कही है कि हर एक इंसान में जन्मजात कुछ समझने की क्षमता होती है, उसी से समझने की क्षमता के बेस पर ही किसी लॉ का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने फिर ये बात कही कि जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम पूरी तरह से लॉ के म्यूचुअल जो पर्सनल लॉ है वो फ्रीडम के हिसाब से होनी चाहिए कि पर्सनली व्यक्ति क्या महसूस करते हैं, क्या उनका सोसाइटी में एक रोल है, उसी के हिसाब से लॉ को प्रिवेल किया जाना चाहिए। उसके बाद फीचे ने ये बात कही थी कि जो लॉ है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ऐसा ना हो कि वो ग्रुप वाइज आप लागू करवा देते हो। अगर कोई लॉ किसी व्यक्ति के पर्सनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा तभी वो पर्सनल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उसको लागू किया जा सकता है, अदरवाइज उसकी कोई भी आप कह सकते हो लागू नहीं कर सकते। फिर बात आती है कि जैसे इन्होंने ये बात कही फीचे ने कि जो स्टेट होता है, यानी कि जो राज्य होता है, देश होता है, और उसके अंदर जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेष के आपस में जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से लॉ का निर्माण होना चाहिए। उसके अंदर कुछ सिविल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के राइट्स भी निर्धारित होने चाहिए, यानी कि राइट और ड्यूटी को रिलेट करने चाहिए। यही बात फीचे ने जो है डिस्कस की थी। फिर बात है हैगल। हैगल ने कहा था कि जो कांट की डॉक्ट्राइन थी फ्रीडम ऑफ विल, कि किसी व्यक्ति की इच्छा के हिसाब से लॉ होना चाहिए, कि व्यक्ति क्या मायने रखता है उसके लिए, कि किस प्रकार से लॉ बनाया जाना चाहिए, लोगों की सोच के हिसाब से होना चाहिए। जैसे अब किसान आंदोलन हो रहा है जगह जगह, जो किसान के लिए फार्मर जो बिल लेके आया है वो उनकी इच्छाओं के विरुद्ध हो रहा है, तो कहता है इस प्रकार से लॉ नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉ वो होना चाहिए जो सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार के अहम को बढ़ावा ना दे, ईगो का बढ़ावा ना दे, बल्कि वो हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, और इंडिविजुअल लॉ की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम कानूनी शब्दों में समझें तो लॉ का जो विस्तार होता है, लॉ का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि किसी व्यक्ति की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको संतुलन देना। तो इस बात से हैगल ये विश्वास करते थे कि जो अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग जो धारणाएं निकल के आती है सामाजिक जीवन में, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट रूप ले लेती हैं। उसी का डिस्कशन इन्होंने यहाँ किया है। उन्होंने ये माना कि जो फ्रीडम का आइडिया है वो किसी भी व्यक्ति के दिमाग से होकर निकल सकता है, और उसके लिए स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी संघर्ष किया जाता है तो वो फ्रीडम के आइडिया पर ही होता है। तो इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन, ये एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है लॉ जो किसी व्यक्ति के फ्रीडम को जो है बैलेंस करती है, और ये लॉ किस प्रकार से लागू होना चाहिए, यूनिवर्सल लेवल पे होना चाहिए, पार्टिकुलर विशेष लेवल पे होना चाहिए, और इंडिविजुअल। यूनिवर्सल लेवल का मतलब जैसे आईपीसी, सीआरपीसी है, सीपीसी है, यूनिवर्सल लॉ है। पार्टिकुलर जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, पर्टिकुलर के लिए है। फिर इंडिविजुअल हो गया, जैसे पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, अलग अलग पर्टिकुलर व्यक्ति पर ही अप्लीकेबल होता है। इस प्रकार से लॉ की 3 फॉर्मेट जो है हैगल ने बताई है। फिर बात आती है सेबेलियन। सेबेलियन ने जो है उस व्यू को माना कि उन्होंने भी इंडिविजुअल विल को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया, कि व्यक्ति की जो खुद की इच्छा होती है उसी के ऊपर ही लॉ को डिपेंड होना चाहिए। कांट, फीचे, हेगल और इन सभी की जो लीगल फिलोसफी है, उन फिलोसफी के साथ साथ सेबलिंग जो थे उन्होंने भी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई है। मनुष्य की परफेक्शन, मनुष्य बिल्कुल परफेक्ट तभी हो पाएगा जब उसे समाज में आज़ादी की एक भावना महसूस होगी। आज अगर समाज में व्यक्ति आज़ादी महसूस नहीं होगा तो वो लोगों को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो जो कानूनी विचारक थे इन्होंने मेन जो कंडीशन है वो यही मानी कि जी मनुष्य के जो डेवलपमेंट का जो विकास होता है, मनुष्य के विकास जो उनकी व्यक्तित्व व पर्सनैलिटी है उसका विकास जो है उसी वजह से ही हो सकता है। हिस्टोरिकल जो स्कूल थे उन्होंने, उनके जो जनक थे वो सेविगिने थे, और उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो फिलोसफिकल स्कूल होता है वो मनुष्य के रीजन, कारणों से जुड़ा हुआ होता है, मनुष्य की थ्योरी के बेस पर होता है। सेविगिने की जो थ्योरी थी वॉक्सगेट, वो यही बात कहती है कि जो कस्टम और ट्रेडिशन है उसी के बेस पर लॉ का निर्माण किया जाना चाहिए। जो फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ लॉ है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि आप ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट थ्योरी थी। इसमें भी मुख्य डिफेक्ट ये था कि अलग अलग लॉ पर आधारित होता था, और जिसके पीछे जो आइडियोलॉजी थी, जो तर्क थे, वो दर्शन शास्त्र के ऊपर बेस थे, जो पूरी तरह से समाज में लागू नहीं हो सकते।
फिर बात है कोहलर। कोहलर ने जो है वो हिगल की जो थ्योरी थी उसी के ऊपर ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने ये बात माना कि जो हिगल का प्रिंसिपल था यूनिवर्सल सिविलाइजेशन का, उन्होंने इस चीज़ को ये कहा कि वो उससे एग्री नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ यूनिवर्सली लागू नहीं हो सकती। क्या अच्छा है क्या बुरा है समाज के लिए, ये दूसरों के लिए तभी इम्पोर्टेंट माना जाएगा जब उसे किसी व्यक्ति विशेष पर माना जाए। तो जो यूनिवर्सल थ्योरी है उसको ये फॉलो नहीं करते थे। ह्यूमन सोसाइटी जो है चेंजिंग हो रही है, बदल रही है, प्रोग्रेसिंग है। प्रोग्रेसिंग का मतलब है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्थान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा उनको मिल रहा है, कई प्रकार के चेंजेस भी निकल के आते हैं। तो उन्होंने ये बात डिफाइन की है कि जो स्टैंडर्ड है कंडक्ट का, जो व्यवहार है उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या उसका लेवल है, वो सारा किसी व्यक्ति की इम्पल्स, उनकी धारणाओं में छुपा हुआ होता है। उनकी किताब का नाम था फिलोसफी ऑफ लॉ। उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी आप किसी कल्चर के साथ किसी लॉ को जोड़ के चलते हो तो पूरी तरह से मनुष्य के लिए आप कह सकते हो कि एक उपलब्धि है और मनुष्य उसी उपलब्धि को लेकर चलता है। स्टेबलर जो थे वो न्यू कैंटियन थे, कैंट की थ्योरी की जैसे मानते थे। दो प्रकार के लीगल सिस्टम में ये विश्वास रखते थे, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल। जब मैंने आपको हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और फिलोसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को बताया था तो उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया था कि स्टेबलर जो इनके एक ज्यूरिस्ट थे। सारे डिफरेंसेस के जो नियम और कानूनों के जो सिद्धांतों के हिसाब से जो एक डिफरेंस होता है, जो एक मतभेद होता है, उसी मतभेद के हिसाब से वो सामाजिक आदर्शों को मानते थे। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी को एडवोकेट किया था, ऐसी थ्योरी को माना था जो पूरी तरह से सकारात्मक कानून पर बेस्ड था और उस समय ये माना गया कानून जो है वो उपयोगी होना चाहिए। उनके अनुसार लॉ जो है जस्ट होना चाहिए, उचित होना चाहिए और वो व्यक्तिगत इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट में एक बैलेंस बनाने वाला होना चाहिए। दो प्रकार की कंडीशन की फुलफिलमेंट की इन्होंने बात कही है। पहली, ये समाज के लिए ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है उसको प्रॉपरली उसको निभा पाए। दूसरा, समाज में एक आपसी तालमेल का सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। स्टेबलर के अनुसार लॉ इज वॉल्यूशन। लॉ जो है बदलता रहता है, ये किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है। जैसे जैसे समाज में बदलाव आता जाएगा लॉ भी उसी के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। उन्होंने फिर ये बात कही कि लॉ इज जस्ट इफ़ इट कन्फर्म्स टू सोशल आइडियल्स। लॉ जो है सिर्फ वही है जो सामाजिक विचारों को आगे लेके आता है और समाज और व्यक्ति के बीच में एक संतुलन बना के रखता है। और व्यक्ति के जब संतुलन बनेगा तो व्यक्ति की इच्छा भी पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी। फिर बात आती है डेलवैचियो ने क्या बात कही। इन्होंने भी स्टेबलर की लीगल फिलोसफी को काफ़ी हद तक माना है। इन्होंने ये जो इटली के एक थिंकर थे उन्होंने अपनी राइटिंग में फिलोसफी, लॉ और हिस्ट्री तीनों का वर्णन किया। ये अकेले फिलोसफी में विश्वास नहीं रखते थे, ये लॉ और हिस्ट्री कि लॉ किस वजह से निकल के आया है, उसका क्या इतिहास रहा था, ये उस पर भी विश्वास रखते थे। उन्होंने ये माना कि मनुष्य का जो दिमाग है वो रूल्स, नियमों, न्याय के नियमों पर आधारित होता है और न्याय के नियमों से उसकी खोज की जा सकती है। इस प्रकार से पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे, पूरी तरह से जो स्टेबलर की बात है उनसे सहमत थे और ये मानते थे कि जो नेचुरल लॉ है उसको पॉजिटिव लॉ की तरह मानना चाहिए और तभी ही समाज में बदलाव किए जा सकते हैं। अगर उनके विचार में देखा जाए तो लॉजिकल जो फॉर्म होती है, तथ्य के ऊपर जो बेस जो फॉर्म होती है वो पूरी तरह से कानून के, न्याय व्यवस्था के, जुडिशियल प्रोपोजिशन पे होती है। जो जजेस के द्वारा जो अलग अलग जजमेंट्स आते हैं उन्हीं के बेस पर होता है। जो लॉ का कंसेप्ट है वो तभी कामयाब हो सकता है जब जजेस जो है उसमें गुड और बैड को लेके आए। समाज में लॉ तभी अच्छा माना जाएगा जब उसमें अच्छे और बुरे की भावनाओं को अच्छे तरह से डिफाइन किया गया हो। डेलवैचियो जो थे उन्होंने नेचुरल, प्रकृति और मनुष्य की आज़ादी को साथ में बैलेंस बिठाने के लिए लॉ को एक मान्यता दी। उनके हिसाब से न्याय जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा सार है जो मनुष्य के फ्रीडम, मानवता की आज़ादी के लिए प्रेरित करता है। तो लॉ इस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद है गेस्ट ने भी सेविनी की थ्योरी को काफ़ी फॉलो किया। इन्होंने ये बात मानी है कि जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट तभी संभव हो सकता है जब प्राकृतिक जो कानून है वो पूरी तरह से समाज में स्थापित किए जा सकें। जो फिलोसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है उनका जो डेवलपमेंट हुआ था वो विंड चाइल्ड नामक एक ज्यूरिस्ट के द्वारा उसको काफ़ी विकसित किया गया था। उन्होंने ये माना था कि जो दार्शनिक और ऐतिहासिक जो ज्यूरिस्ट थे, जो विचारक थे, वो बार बार जो है करेक्टनेस, उचित बातों पर विश्वास रखते थे और एक कानूनी विचारधारा को बढ़ने में प्रेरित करते थे। जो कम्युनिटी इफेक्ट है, जो मिला जुला प्रभाव है लीगल फिलोसफी का, वो पूरी तरह से ऐतिहासिक और एथिकल मतलब मोरल, नैतिकता पर ही बेस्ड है। और जैसे ऑस्टिन ने बात कही थी एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का मतलब है कि एक प्रकार की ऐसी थिंकिंग आई थी उसके अंदर जिसमें ये माना गया था कि जब भी लॉ बनेगा तो उसका स्टेट के साथ संबंध होना चाहिए।
एनालिटिकल स्कूल जो है उसने पूरी तरह से सामाजिक जो एस्पेक्ट है, सामाजिक जो विचार है कानून का, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पूरी तरह से भुला दिया और नैतिक विषयों पर ही उन्होंने पूरा का पूरा फोकस दिया है। उन्होंने ये बात कही है जो समाज है वो कोर्सिव फोर्स होता है, कंपल्शन के बेस पर ही आप समाज में कोई कानून लागू कर सकते हो। ओमनीपोटेंस ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी की, ओमनीपोटेंस का मतलब है सॉवरेन अथॉरिटी की जो इच्छा है, सॉवरेन अथॉरिटी की जो समाज को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, उसी के बेस पर ही लॉ का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद लास्ट ये हमारा बच जाता है लॉन एंड फुलर। लॉन एल फुलर जो थे वो हम अच्छे से कर चुके हैं। इन्होंने लीगल प्रिंसिपल्स की बात करी थी। इन्होंने ये बात कहे थे कि जो लॉ है वो पूरी तरह से अर्पोजिव एफर्ट पे होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। उन्होंने ये बात भी कही कि फुलर ने ये कहा था कि मॉरलिटी जो है वो इनर मॉरलिटी की इन्होंने बात करी थी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लॉन एंड फुलर के बारे में। कई तरीके उन्होंने बताया कि 8 तरीके होते हैं किसी भी लॉ को आप जब इलस्ट्रेट करते हो, जब उसकी आप परिभाषा देते हो, तो ये प्रिंसिपल पूरी तरह से सब्सटेंटिव नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, प्रोसेशनल भी हैं। जैसे कि पहला, नो एडोजिज्म। एडोजिज्म का मतलब है किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, रूल जो है पब्लिसाइज हो जाए, यानी कि नोटिफिकेशन होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं हो कि आज अगर कोई कानून पास हुआ है तो आज के बाद ही उसको लागू किया जाना चाहिए, न कि वो पहले के एक्ट्स पर भी लागू हो। रूल जो है, जो नियम है वो ऐसे होने चाहिए कि आम व्यक्ति उसको समझ पाए। जो रूल्स है वो कभी भी विरोधाभासी नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो विरोधाभासी हैं। ये जो ऊपर दिया है ना फर्स्ट लाइन, जो उसमें एक वर्डिंग है पर प्रोडक्ट ऑफ सस्टेन्ड प्रपोजिव है, ये बीच में स्पेस आ गया, ये ध्यान से देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ सस्टेन्ड प्रपोजिव एफर्ट। फिर 5th रूल कहता है कि रूल जो है वो ऐसे होने चाहिए कि पहले कोई रूल बनाओ उसका कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। अगर पहले के रूल के साथ कॉन्ट्राडिक्शन है, पहले वाले रूल को रिपील कर दो। रूल जो ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को वो पर्सनली इफेक्ट ना करे, बल्कि उनके कंडक्ट के हिसाब से रूल होने चाहिए। रूल इस प्रकार से बदले जाने चाहिए जिससे कि ऐसा नहीं कि आज ही कोई एकदम से रूल बना दिए। जैसे जैसे समाज में बदलाव होगा उसी प्रकार से रूल में भी चेंजेस आने चाहिए। जो रूल हैं वो रूल एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्ग्रुएंस पे होना चाहिए। एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे समाज में कैसे प्रशासन रन होगा, उसके पीछे पीछे क्या भावनाएं होगी, वो एक रिलेशन भी स्थापित होना चाहिए। एक रूलर, एक राजा को फुलर के अनुसार ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के कंडक्ट, मनुष्य के व्यवहार को गवर्न कर रहा हो, तालमेल बिठा रहा हो, जिससे कि वो अपना जो पर्पज है उसमें फेल ना हो। द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दिस कंडीशन इज नेसेसरी। जो सारे के सारे जो कंडीशन हैं, जो शर्तें हैं, वो किसी भी रूल ऑफ लॉ को लागू करने में, फुलफिलमेंट करने में पूरी होनी चाहिए, नेसेसरी होनी चाहिए। दिस कंडीशन कंस्टिट्यूट्स, ये वो कंडीशंस है जो ये कंस्टिट्यूट करती है इनर मॉरलिटी ऑफ लॉ को, कि मनुष्य के आंतरिक क्या चल रहा है, मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, उनकी विल कैसी है, किस प्रकार का कंडक्ट है, वो सारा का सारा इनर मॉरलिटी में काउंट होता है। लॉ एंड मॉरलिटी क्या कोएग्जिस्ट करती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हार्ट ने ये बात कही थी कि जो रूल्स होते हैं, जो लॉ होते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स होते हैं। दीज रूल्स बीइंग नॉर्मेटिव, ये कुछ नॉर्म स्थापित करते हैं, कुछ नियम स्थापित करते हैं और एक व्यवहार लाते हैं समाज में, जिससे समाज में वो एनफोर्समेंट करवाई जा सके। बीइंग एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एक समाज के मेंबर होने के नाते जो ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, वो साथ साथ चलने चाहिए। देयर आर सेवरल कंजंक्शन। हार्ट के जो रोल ऑफ सिस्टम ऑफ लॉ था उसमें मॉरलिटी और लॉ को कोएग्जिस्ट किया गया था। हार्ट ने माना था कि लॉ और मॉरलिटी एक साथ ही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। कि एक अगर मान लो एक सिक्के के जब दो पहलू होते हैं तो दोनों पहलू ये लॉ एंड मॉरलिटी हैं। ये फर्दर अटैम्प्ट्स टू डिस्टिंग्विश, मॉरलिटी को लॉ से अलग किया इन्होंने कस्टम के बेस पर। एटिट्यूड्स, जो हमारे मैनर्स है या दूसरे समाज के रूल्स हैं, उसके हिसाब से इन्हें लॉ और मॉरलिटी को थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है। 4 प्रकार के फीचर मॉरलिटी की बताई है इन्होंने। पहली है इम्पोर्टेंस, की लॉ एंड मॉरलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्यूनिटी, मॉरलिटी के बेस पर किस प्रकार की इम्यूनिटी दी जा सकती है, किस प्रकार की छूट दी जा सकती है। डेलिब्रेट चेंज, यानी कि जो समाज में चेंज हो रहा है। वॉलंटरी कैरेक्टर ऑफ मॉरल ऑफेंस, जो नैतिक ऑफेंस होते हैं उसमें उनका क्या व्यक्तिगत चरित्र है, स्वेच्छा से किया गया कोई कार्य है, वो वर्णन होगा। एंड फॉर्म्स ऑफ मॉरल प्रेशर, किस प्रकार से नैतिक दबाव बन रहा है, उसकी एक फॉर्म की व्याख्या की गई है। ये बात कही है हार्ट ने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल की बात की थी, जो नॉर्मेटिव हैं, नॉर्म स्थापित करते हैं, नियम स्थापित करते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। अर्डेंट ने जो है इस कुछ डिफरेंसेस बताए हैं लॉ एंड मॉरल्स के बीच में। पहला कि इन लॉ, कानून में आदमी को एक व्यक्ति माना जाता है क्योंकि वह आज़ाद होता है, लेकिन मॉरल में
अच्छे की आज़ादी डिसाइड होती है। लॉ कंसीडर करता है कि आदमी सिर्फ समाज के लिए जीना चाहिए, लेकिन मॉरल में कहता है कि हालांकि वो अकेला है तब भी उसको जीवन जीना है। लॉ हैज़ टू डू विद एक्ट्स इन सो फार एज दे ऑपरेटेड एक्सटर्नली। लॉ ऐसे होने चाहिए जो बाहर से ऑपरेट किया जा सके। कहने का मतलब है कि आप आंतरिक तौर पे क्या सोचते हो इससे कोई मतलब नहीं है। जो लॉ है वो बाहर से उसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन मॉरल कहता है कि आपकी इंटेंशन के बेस पे होना चाहिए। लॉ गवर्न्स द विल। कानून क्या करता है, आपकी वो विल है, इच्छा है, उसको गवर्न करवाएगा, लेकिन एक्सटर्नल कोर्सन एक दबाव के तहत भी गवर्न करवा सकता है। लेकिन मॉरल जो होते हैं वो व्यक्ति की खुद डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा पर ही लागू होते हैं कि उसे समाज में कुछ अच्छा करना है। तो ये है लॉ और मॉरलिटी के बीच में डिफरेंसेस। रिलेशनशिप क्या है लॉ एंड मॉरलिटी का? जो पहले के पैराग्राफ्स है उसमें हमने डिस्टिंक्शन देख लिया। अब इनमें क्या क्या रिलेशन है, अगर रियली स्पीकिंग अगर हम ढंग से समझें तो इन दोनों का गहरा रिलेशन है। रिलेशनशिप लॉ और मॉरल का तब होता है जब वो एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल और सोशोलॉजिकल जो जूरिस्ट थे वो लॉ को डिफाइन करते हैं, और कहीं ना कहीं मटेरियली वो भौतिक तौर पर बाहरी वस्तुओं के हिसाब से वो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर लॉ की हम स्टडी समझें तो लॉ जो है वो 3 एंगल से देखा जाएगा। बेसिस ऑफ लॉ, लॉ का ये बेसिस है, आधार होता है। लॉ मॉरल के बेस पे होता है। पॉजिटिव लॉ होता है, मॉरल के बेस पे जो लॉ बनेगा उसमें कुछ सज़ा का प्रोविज़न होगा, और मॉरल के बेस पे किसी लॉ को अंत किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा आज का ये लॉ एंड मॉरलिटी का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाता है। और इसके ये नोट्स हैं जितने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने सारे के सारे नोट करवा दिए, आप इन्हें कॉपी में नोट कर सकते हो। इसके अलावा आप बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपको जूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया और आपको लगता है ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, और आप अगर एक LLB के स्टूडेंट हो, लॉ LLM के स्टूडेंट हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर जूरिस्प्रूडेंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आपके सिलेबस में है, तो उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे आपको वीडियोज़ मिलते रहें, और तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और फर्दर जो है आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने जो नेबरहुड है, अपने देश के लोगों का आप ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।